वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम बात करेंगे, एक नई सीरीज लेके आए हैं जो पर्टिकुलर रहेगी आपके एसएससी जीडी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क रहेंगे, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि अभी हमने दिल्ली पुलिस में देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है आपके पुटअप किए हुए, बताए हुए ही आपके क्या हुए एग्जाम में आए हैं। उसी प्रकार से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे क्या है इसके लिए कंडक्टेड रहेंगी। तो एक बार मैं जो आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इस पे, क्या क्या रहेंगी। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो क्लासेस रहेंगी वो किसके बारे में है, एसएससी जीडी के बारे में चर्चा है। अभी जो बात रहेगी पूरी की पूरी हम करेंगे किसके बिहाफ पर करेंगे, एसएससी जीडी के बारे में करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहती हैं और क्या सिनेरियो बनेगा। तो ये जो क्लास रहेगी पूरी की पूरी किसके बिहाफ पर है, एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी में अभी हम सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा, जीएस रहेगा। अब जीएस की हम डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए उनकी भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज आपके पहले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, पूरी की पूरी चर्चा। पहला क्वेश्चन है द गवर्नर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। द गवर्नर काउंसिल ऑफ स्किल इंडिया मिशन इज चेयर्ड बाय, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपको पता होगा कि भारतीय युवाओं को स्किल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक योजना लॉन्च की थी जिसे जाना गया स्किल इंडिया मिशन। अब आपको पता है स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बना, ये प्लान या योजना से। कौन कौन सा एग्जामिनेशन है, स्किल इंडिया मिशन की जो पर्टिकुलर परिषद की अध्यक्षता किसने की है। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं एक बार आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए चार ऑप्शन में कौन से होता है। स्किल इंडिया मिशन किसके लिए है, युवाओं को कौशल देने के लिए, युवाओं को स्किल करने के लिए, युवाओं को स्किल या उद्यमी बनाने के लिए, किसी ना किसी फील्ड में क्या हो जाए, स्किल होने के लिए, स्किल करने के लिए योजना आई। कब आई बेटा, बिल्कुल याद रखेगा, इट इज गवर्न इन द ईयर ऑफ 2015, 2015 में। इसके मुखिया कौन होते हैं, बिल्कुल जिनका जवाब प्रधानमंत्री है। वेरी गुड, राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। वेरी गुड, जिनका भी जवाब प्रधानमंत्री है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब मोदी जी की स्वावलंबी योजनाओं में से एक गिना जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशन। जो करंट में योजनाएं चल रही उनसे भी रिलेटेड क्या होते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार और क्लियर कर लीजिए आप। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्किल इंडिया मिशन, when was the skill india mission established, that the name of the 2015 is chaired by the, किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ अलग से जानकारी आप ले लीजिए कि पर्टिकुलर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में नेता का बहुमत होता है, मतलब जो पूरी तरह से क्या होता है उसको मिलता है, पूरी तरह से बहुमत दल का नेता, उसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। संविधान के आर्टिकल में डिफरेंट डिफरेंट इसकी क्या है चर्चा है और उसी के बिहाफ पर चीजें हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन किस बारे में कहता है, बिल्कुल याद रखेगा, इट इज नोन एज द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडिया मिशन इज चेयर्ड बाय, बिल्कुल क्लियर हो गया, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासना मुख्यमंत्री। क्लियर है, मुख्यमंत्री क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 74 75 दोनों में इसकी चर्चा है, बिल्कुल याद रखेगा। और ये चर्चा किसके बारे में है, मुख्यमंत्री के बारे में। पहला नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी का योजना से बना, 100% राइट आंसर बना इसका प्रधानमंत्री। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लियर रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा पर्टिकुलर कौन सा, सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। द क्वेश्चन इज द सदनम पीवी बालकृष्णन, सदनम पीवी बालकृष्णन वॉज गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर विच डांस स्टाइल। आपको भी पता है संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसे जाना जाता है किस नाम से, सदनम पी बालकृष्णन। यो जो ऑप्शन है, लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, दीज आर द फोर ऑप्शन। जल्दी से जवाब दे दीजिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन है सदनम पीबी कृष्णन, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सदनम पीबी कृष्णन किस क्षेत्र में दिया गया, क्या चीजें हैं इसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये।
ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शदनम पीबी कृष्णन। जल्दी से 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, याद रहेगा। लावड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। पर्टिकुलर ये डांस कहां से है? ये डांस कहां से है? बुक ऑफ कथकली। सदनम पीवी कृष्णन को जो जाना जाता है, सदनम पीवी कृष्णन को कथकली डांस कौन सा बनता है पर्टिकुलर याद रखिएगा। दैट इज अ डांस ऑफ कथकली। किसके लिए फेमस जाएगा? कथकली। और आपको भी पता है ये डांस कहाँ के बन गए। लावड़ी कहाँ का डांस है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है? ये फोक डांस है। महाराष्ट्र का क्या है? ये लोक नृत्य है। बिल्कुल याद रखेगा, इट इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। दैट इज मच मोर। पीबी सदनम पीबी बालकृष्णन। भरतनाट्यम दैट इज एसोसिएटेड विथ तमिलनाडु। कुचिपुड़ी दैट इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश। कथकली दैट इज एसोसिएटेड विथ केरला। तो इनका संबंध कहां से है? कथकली का ओरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता रहेगा सदनम पीबी बालकृष्णन कहां से संबंधित है? कथकली। और कथकली डांस किसका है? केरल का। केरल का पर्टिकुलर क्लासिकल डांस बना ये, केरल का क्लासिकल डांस बना। बुक ऑफ कथकली इन्हीं ने लिखी है, सदनम पीबी बालकृष्णन की बुक है, बुक ऑफ कथकली। बिल्कुल याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है बुक ऑफ कथकली। बिल्कुल याद रखिएगा। अब जब केरल न्यूज में आ गया, अब जब केरला न्यूज में आया, तो केरल की राजधानी क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, या इसे जाना जाता है तिरुवनंतपुरम के नाम से। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनियारी विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, पिनियारी विजयन के नाम से या पी विजयन के नाम से जाना गया। और बिल्कुल याद रखिएगा, गवर्नर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, केरल के गवर्नर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दैट इज आरिफ मोहम्मद। वेरी गुड, दैट इज आरिफ मोहम्मद। तो 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन था स्किल इंडिया मिशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन से आर्टिकल में था वो भी आपको क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन सदनम पीबी बालकृष्णन, इनकी बुक है बुक ऑफ कथकली, दैट इज रिटन एसोसिएटेड विद द कथकली डांस इन द केरला। अब केरल में गए तो केरल से संबंधित न्यूज पढ़ लीजिए। राजधानी है त्रिवेंद्रम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद। कौन है बेटा? बिल्कुल याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद। और केरल की बता दीजिएगा, केरल का फेमस नेशनल पार्क है एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है इसे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है ये? केरल में इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पेरियार नेशनल पार्क, एशियाटिक एलिफेंट के लिए। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। वेरी गुड, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन 100% क्लियर। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, केरल के मुख्यमंत्री पूरी तरह से क्लियर, करंट अफेयर्स में जरूर आएगा, पिनियारी विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद। बिल्कुल याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आपके सामने क्वेश्चन है, पर्टिकुलर पुस्तक का नाम है सदनम पीबी बालकृष्णन, दैट इज एसोसिएटेड विद द डांस दैट नेम इज द कथकली। किससे संबंधित है ये? कथकली। वेरी गुड, दोनों क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। मच मोर इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड, द थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा। इन द ह्यूमन बॉडी फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक एंड रीच द एनस। मानव शरीर में भोजन एक सत्त नली से गुजरता है जो खाली स्थान से प्रारंभ होकर कहां जाती है? दैट इज ओरल कैविटी, एशियोफेगस, स्टमक या रेक्टम। दैट इज मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय और मलाशय। आपको पता होगा कि भोजन के डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, इसकी जो शुरुआत होती है, जो पर्टिकुलर मानव का पाचन है, बिल्कुल याद रखिएगा, मानव का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। यदि स्टार्ट पूछेगा, स्टार्ट विथ माउथ, कहां से शुरू होता है? मुंह से। एंड इट इज इंडेड, डाइजेशन पूरी तरह से इंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां समाप्त होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे जाना जाता है किस नाम से? छोटी आंत के नाम से। कहां समाप्त होता है बेटा? छोटी आंत में। और क्वेश्चन है हमारा कि भोजन एक नली से गुजरता है, वो नली कहां पाई जाती है? आपको भी पता है भोजन नली, नली कहां होती है? मुख गुहिका। मुख का मतलब ओरल कैविटी, या इसे जाना जाता है मुख गुहिका। क्लियर रहेगा। और इसको पचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है सलाइवरी, या इसे जाना जाता है किस नाम से? लार के नाम से।
कई बार पूछा गया। सलाइवरी या लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, वो भी याद रखिएगा। दैट इज वेरीज बिटवीन 6.6 टू 6.8। इसका पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा। तो पर्टिकुलर जो मनुष्य का पाचन है वो कहां से, मुख गुहा से प्रारंभ होता है तथा गुदा द्वार तक जाता है, एनस तक जाता है। क्लियर रहेगा। और ये ऊपर से इंटरकनेक्टिंग, मतलब मुख से कनेक्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस तक, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ह्यूमन डाइजेशन में पार्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बना हमारा, बोरल कैविटी या मुख गुहा। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? 100% आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों आपके क्वेश्चन क्या हुए, पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे, उम्मीद है आपको। बढ़ जाएं आगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस कलर ऑफ ₹50 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज इज। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार, किसी को नोट निकाल के नहीं देखना है, कॉपी नहीं करनी है। स्टोन ग्रे, चॉकलेटी ब्राउन, फ्लोरियस ब्लू, लेवेंडर। महात्मा गांधी के श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का रंग कैसा है? स्टेन ग्रो, चॉकलेट भूरा, फ्लोरोसेंट नीला और लेवेंडर। कलर पूछा गया है कि अभी जो नोट है उसका कौन सा कलर बना है। आपको भी पता है अलग अलग कलरों के नोट्स हैं। कैसा है 50 रुपए जो नया देखा होगा उसका पर्टिकुलर कैसा है, फ्लोरोसेंट नीला। तो बाकी नोटों की भी हम चर्चा कर लेंगे। इसका तो आपको याद रहेगा, 50 का आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग नीला हरा बताएंगे। अगर 2000 बंद हो चुका है लेकिन पर्टिकुलर पहले चल रही थी 2000 का गहरा गुलाबी या डार्क पिंक के नाम से जाना गया। 2000 का नोट कैसा है, डार्क पिंक या 2000 का गहरा गुलाबी। दूसरा नोट होता है 500, 500 का हल्का सा ब्राउनिश या इसे जाना जाता है स्लेटी कलर। कौन सा कलर होता है, स्लेटी या स्टोन ग्रे जो इसे कहा गया। 200 का चॉकलेटी पीला। 200 का कैसा होता है, 200 का चॉकलेटी ब्राउन नहीं, येलोस थोड़ा सा और ऑरेंज के फॉर्म में जाता है। तो 200 का चमकीला पीला, बिल्कुल याद रखिएगा, चमकीला पीला। 2200 का पर्टिकुलर कैसा गया, चमकीला पीला या इसे जाना जाता है किस नाम से, जो आपका शाइनिंग येलो कलर होता है वो जाना गया। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा है ₹50 का डोमेनियन पूछा गया। तो ₹50 का याद रखिएगा, दैट इज फ्लोरोसेंट ब्लू। कौन सा होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू। क्लियर हो गया। उसके अलावा 2000 का नोट आज तक बंद हो चुका है। मैक्सिमम डोमिनेशन ऑफ द करेंसी आपके मार्केट में आजकल चल रही 500 मैक्सिमम है, एंड मिनिमम करेंसी दैट इज रन इन द करेंसी दैट इज ₹1। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा ₹1 के नोट में किसका साइन होता है, ये भी आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये बिल्कुल नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है कि महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में कौन सा कलर हो गया, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर होता है। कौन सा रंग हो गया, फ्लोरोसेंट ब्लू। बिल्कुल क्लियर है 100%। यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे ऑप्शन आपके सही हैं, पूरे आंसर भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरी चीजें क्लियर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इसको क्लियर करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑन तमिलनाडु कोस्ट अक्योर्स ड्यूरिंग ब्लैंक एंड ब्लैंक। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान होती है। अब आपको पता लगाना है तमिलनाडु। तमिलनाडु का मतलब कैसा हुआ, भारत में पर्टिकुलर जो रेन होती है बेसिकली दो प्रकार की, जो रेन होती है दो प्रकार। एक होती है साउथ वेस्ट मानसून इन द सेंस अरेबियन सी, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू अरेबियन सी। और दूसरी वर्षा जो होती है ड्यू टू बे ऑफ बंगाल, ड्यू टू बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के कारण। बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें तमिलनाडु, तमिलनाडु का मतलब हुआ रिटर्निंग मानसून, और रिटर्निंग मानसून के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा बे ऑफ बंगाल के कारण होती है। और ये कौन से महीने में, ठंडी के महीने में होती है।
कौन सा बना? अक्टूबर और नवंबर। द राइट आंसर इज द, जिन जिन लोगों का आंसर अक्टूबर नवंबर, दैट इज मच मोर। इसीलिए तमिलनाडु में हमेशा राइस की फसल ली जाती है, चावल। और रिटर्निंग मानसून जो होता है सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में कराता है। यह वर्षा किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी के कारण। किसके कारण प्रोड्यूस होती है? बंगाल की खाड़ी के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी से कौन सा प्रोड्यूस हुआ? आपको क्लियर हो चुका है। बंगाल की खाड़ी से जो प्रोड्यूस होता है उसे रिटर्निंग मानसून या लौटता हुआ मानसून जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? लौटता हुआ मानसून या रिटर्निंग मानसून कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्षा कब हो गई बेटा? अक्टूबर और नवंबर। बिल्कुल क्लियर रहेगा। चावल की फसल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा, उसी के बिहाफ पर चीजें बन गई हैं। क्लियर है। तमिलनाडु पर अधिकतम वर्षा, क्लियर, वेरी गुड। 50 रुपए का रंग कैसा था? 2000 का कैसा था? यह भी क्लियर रहेगा। 1 रुपए के नोट में किसका सिग्नेचर होता है? जो भी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। वेरी गुड। अब नोट छापने का अधिकार किसके पास है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जितना नोट छापेगा पूरे नोट का 40% दैट कैन रिजर्व ऑन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड। पूरे पैसे का 40% गोल्ड के रूप में उसे रिजर्व करना पड़ेगा, तभी वो करेंसी को मार्केट में निकाल सकता है, अदरवाइज वो करेंसी मार्केट में नहीं जाएगी। ये सिनेरियो। आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन है, अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच द हाइजेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जो भी आधार है वो वर्ष 2021 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य। ऑप्शन इज महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, मिजोरम। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। आपको याद रखना है केरल, कर्नाटक, मिजोरम। अब आपको याद रखना है जनगणना। जो जनगणना लेटेस्ट जो जनगणना है वो पर्टिकुलर थी कौन सी? 2011 का ही सेंसस आ रहा। 2011 की जो जनगणना हुई वो कितने नंबर की पॉपुलेशन थी? 15th नंबर की। कौन सी नंबर की? 15th नंबर टोटल। और इंडिपेंडेंस के बाद 7th नंबर की। इंडिपेंडेंस के बाद 7th की। लेकिन आपसे पूछा गया सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो आप याद रखिएगा इंडिया की टोटल लिटरेसी, भारत की जो टोटल साक्षरता है 70, कितनी है? 74, अप्रोक्स 74 पॉइंट। और इसमें से मेल अलग और फीमेल अलग 74.04। बिल्कुल याद रखिएगा इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 74.04%, जिसमें मेल का जो होता है 85 अप्रॉक्स और फीमेल जो रहते हैं 65 अक्रॉस। अब इस 65 में सबसे ज्यादा कहां की बनी? सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या कहां? केरला। कहां की हुई पर्टिकुलर याद रखिएगा? केरल, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मिजोरम में सबसे ज्यादा जिले वाइज थी। अगर याद रखेंगे जिले वाइज, अगर स्टेट वाइज पूछेगा, राज्य पूछा है तो राज्य आपका केरला। नेम द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन अकॉर्डिंग टू द इंडिया, दैट इज केरला। बिल्कुल याद रखेगा, मच मोर इंपॉर्टेंट। भारत की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है? बिल्कुल 74.04। मेल हैव द 85 एंड फीमेल हैव द 65%। बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी गुड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मैक्सिमम, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट एज, और आपको साथ में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये भी बताया जा रहा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट करके बता दी यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िएगा। 7th नंबर आपके सामने है, जल्दी से क्लियर करिए पढ़ के।
क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस? क्वेश्चन क्लियर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? डॉवरी केस, मर्डर, थेफ्ट, हरासमेंट ऑफ डॉवरी, तलाक का मामला, हत्या, चोरी, दहेज के लिए उत्पीड़न। कौन सा मामला आपराधिक मामले में श्रेणी में नहीं आता है? जल्दी से क्लियर करिएगा। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड, जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला क्रिमिनल लॉ केस, मामला फौजदारी कानून का नहीं आता? फौजदारी कानून, अब आपको भी पता है कि पर्टिकुलर कई सारे फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के होते हैं। आपराधिक कानून का मामला नहीं है। आपराधिक कानून में डायवरी केस, मर्डर, थेफ्ट, तलाक का मामला, देखिए दो प्रकार के मामले चलते हैं। एक होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। दीवानी और फौजदारी, एक में क्रिमिनल केस आते हैं और एक में जमीनी विवाद आते हैं। हत्या बिल्कुल क्रिमिनल केस, चोरी, हत्या, दहेज के लिए उत्पीड़न भी। लेकिन तलाक का मामला, डॉवरी केस जो है, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल लॉ नहीं है। क्रिमिनल नहीं है, बाकी वो तो पर्टिकुलर लॉ तो है, लेकिन विच इज नॉट पूछा है, तो नॉट में कौन सा है? डॉवरी केस जो है वो क्रिमिनल लॉ नहीं होता। बिल्कुल आपको याद रहेगा, क्रिमिनल लॉ पूछा जाए तो वो आप याद रखिएगा, डॉवरी केस जो होता है वो पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ नहीं है। 100%। हत्या क्रिमिनल में आता है, चोरी क्रिमिनल में आता है, दहेज के लिए उत्पीड़न क्रिमिनल में आता है। और ये भी क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस के बिहाफ पर पूछा गया। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा बना? द प्लान बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज इक्विलिटी, इंटीग्रिटी, रूलिंग फॉरवर्ड। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? आपको पता है पांचवी और छठवीं के बीच में पर्टिकुलर क्या हुआ था? रूलिंग प्लान आए थे। उनके बीच में क्या हुआ था? बहुत सारे रूलिंग प्लान चलाए गए थे। तो उसके लिए कौन सी व्यवस्था आई थी? तो कौन सा प्लान आ जाएगा इसमें? रूलिंग प्लान आया था। कौन सा प्लान आया था बेटा? रूलिंग प्लान। बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सा प्लान आया? रूलिंग 1978-79। जो रूलिंग प्लान आया, कौन सा प्लान आया? रूलिंग प्लान 1978-79। 78-79 की सरकार है, पर्टिकुलर इस बिहाफ पर आया था रूलिंग प्लान। और यहां पर इस मॉडल को, जैसे पहले मॉडल को डोमार हेरोड मॉडल कहा जाता है, इस मॉडल को भी जाना जाता है किस नाम से? गुरनौर मिर्थल। किस नाम से जाना जाता है? गुरनौर मिर्थल मॉडल। किस नाम से? गुरनौर मिर्थल। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। गुरनौर मिर्थल मॉडल किस नाम से जाना जाता है? इसे गुरनौर मिर्थल। रूलिंग प्लान कब आया? 1978-79। रूलिंग प्लान जो है ये इंग्लिश में लुढ़कना नहीं, रूलिंग ही लिखिएगा। तो पर्टिकुलर ये बना रूलिंग योजना। और रूलिंग प्लान जो है कब से कब तक रहा? 78 से 79। गुरनौर मिर्थल मॉडल पे आधारित था। बिल्कुल याद रखिएगा, द पर्सन नेम इज द गुरनौर मिर्थल। तो ये किस पर आधारित था? गुरनौर मिर्थल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्लान बिटवीन द 5 and 6 5-year प्लान, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 9th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी प्रश्न है ये। इस बार दिल्ली पुलिस में और डिफरेंट टाइप्स में पूछा गया। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ब्लैंक इज ऑनर्ड ऑफ द हिंदू डेटली लॉर्ड शिवा। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खालिस्तान में मनाई जाती है। अब आपको पता है हिंदू मंथ अलग होते हैं। हिंदू मंथ अलग, दैट ऑप्शन इज द कार्तिक, चैत्रा, फाल्गुन, वैशाख। दिस इज द ऑप्शन फॉर यू, कार्तिक, चैत्र, फागुन, वैशाख। क्लियर है? अब हिंदू नवरात्र की बात की जाए तो पर्टिकुलर अंग्रेजी महीना कब से प्रारंभ होता है? जनवरी से। जनवरी से प्रारंभ होता है और दिसंबर में जाके खत्म होता है। तो पर्टिकुलर जो हिंदू नवरात्र प्रारंभ होती है वो चैत्र से प्रारंभ होता है, अप्रैल के महीने से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन।
इस प्रकार के सिनेरियो से बनता है। तो अब आपको बताना है महाशिवरात्रि जनरली कब मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जनरली मार्च के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? मार्च के समय जनरली सेलिब्रेट होता है। तो ये मंथ कौन सा बनेगा? जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। ये मंथ आपका कौन सा बनेगा? ये जो मंथ है पर्टिकुलर याद रखिएगा, कार्तिक, चैत्र, बैसाख, फागुन, वैशाख। तो ये जो मार्च का महीना है ये पर्टिकुलर आपका कौन सा बनेगा? फाल्गुन। कौन सा मंथ बनेगा? फाल्गुन। कार्तिक कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच को। चैत्र कब होता है? मार्च एंडिंग और अप्रैल की शुरुआत होती है। फाल्गुन कब होता है? स्पेसिफिक फरवरी और मार्च के समय। और वैसाख कब होता है आपका? पर्टिकुलर मार्च अप्रैल। चैत्र से शुरू होता है मई और जून का टाइम जो होता है ये चलता है। अगर आपसे पूछा जाए शुरुआत कब से, तो हिंदी नववर्ष की शुरुआत अप्रैल महीने अंग्रेजी से, हिंदी में शुरू होता है चैत्र। चैत्र के बाद दूसरा होता है कौन सा? वैशाख। इस प्रकार चैत्र, वैशाख, इस प्रकार से चीजें क्या होती है? प्रारंभ होती हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता है। और अभी दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आए, इसलिए आपको याद रखना है, दैट इज द मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पॉइंट आर इन देयर ईच गेम इन बैडमिंटन? बहुत जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि इस समय बैडमिंटन बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। अभी अभी दो फेमस पर्सन कौन कौन से बैडमिंटन में पर्टिकुलर गए हैं? चिराग सेट्ठी और सात्विक, इन दोनों ने काफी अवार्ड जीता एशियन गेम्स में। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इस गेम? बैडमिंटन में मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर बैडमिंटन में टोटल जो सेट होते हैं 3 सेट का गेम होता है। कितने सेट का बेटा? 3 सेट का गेम होता है। और टोटल जो पॉइंट होते हैं दैट इज 21 पॉइंट इन ईच सेट। कितने पॉइंट होते हैं प्रत्येक सेट में? 21, 21, 3 सेट का होता है ये। और इसके फेमस प्लेयर हैं चिराग सेट्ठी और सात्विक। फेमस पर्सन का याद रखिएगा, चिराग और सात्विक। चिराग एंड सात्विक, दो आर द फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम हियर। एंड द सेट टोटल नंबर ऑफ कितने कितने अंक का होता है? 21। सेट कितने होते हैं? टोटल 3 सेट होते हैं। याद रहेगा बैडमिंटन में नंबर ऑफ प्लेयर मिनिमम, एक टीम में एक, फिर दो, एक या दो। नंबर ऑफ प्लेयर की बात की जाए बैडमिंटन में 1 और 2। नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात की जाए तो याद रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी बनती है? बिल्कुल याद रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 रहती है। क्लियर? मिक्स डबल और डबल की कहानी अलग है। बैडमिंटन में टोटल कितने पॉइंट का सेट होता है? 21 पॉइंट का। 3-3 सेट चलते हैं। वेरी गुड। चिराग सेट्ठी और सात्विक का दोनों का नाम याद रखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन? Who among the following the first Indian to be recruited into the Indian Civil Services in British India? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था? द फर्स्ट इंडियन पूछा गया। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और रहमतुल्लाह साहनी। 4 ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ, रहमतुल्लाह एम साहनी। आपको पता होगा भारत में सिविल सर्विस एक्ट भी चला है और उसी के तहत क्या होता था? सिविल सर्विसेज में भर्ती होती थी। जो लोग टैगोर ऑप्शन कर रहे हैं, कौन सा टैगोर? आप लोग बिल्कुल सही है, लेकिन ये बता दीजिए कौन सा टैगोर? टैगोर 2 है यहां पर। कौन से टैगोर की आप बात कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर? दोनों टैगोर ही हैं और एक दूसरे भाई भी थे, इसलिए आपको याद रखना। और सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 में। यह कानून बनाने के लिए जब बना, कब बना? सिविल सर्विस एक्ट। सिविल सर्विस एक्ट कब बना? 1861। और 1863 में फेमस पर्सन रविंद्रनाथ टैगोर के भाई
रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में क्या किया? भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय जिसने सिविल सर्विस परीक्षा पास की, दैट पर्सन नेम इज सत्येंद्रनाथ टैगोर एंड द ब्रदर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबको पता है, ही हैज रिटन द बुक दैट नेम इज द गीतांजलि एंड ही इज नॉमिनेटेड एट द नोबेल प्राइज ऑफ द लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1930। 1913 में उनको क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार मिला था। और आप ये याद रखिएगा कि पहला भारतीय जिसने सिविल सेवा पास की उस व्यक्ति का क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर का भाई पर्टिकुलर कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब पास किया? 1863 में। अधिनियम कब आया? सिविल सर्विस एक्ट 1861। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल प्राइज? याद रखेगा 1913 में। पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। पूछेगा किन दो देशों का इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है? वेरी गुड, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। नेशनल एंथम की बात की जाए तो इंडिया जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का, पहले ईस्ट पाकिस्तान से आमार सोनार बांग्ला, दोनों पर्टिकुलर इसमें क्या किए गए? लिखे गए। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। 12 क्या है? विच आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल नंबर 20, 21, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 19। चार ऑप्शन है, आर्टिकल 20, 21, 22, 19। आपको पता है ये लिया गया फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? ये पर्टिकुलर पार्ट 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक चर्चा है इसकी पूरी की पूरी। अब आपसे पूछा गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उससे पहले ये बता दीजिए ये ड्यूरिंग इमरजेंसी भी खत्म नहीं होता। ऐसा आर्टिकल है जो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी खत्म नहीं होता। लेकिन आप बताइएगा ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले खत्म होता है? इसके आंसर की तो हम बात करेंगे, लेकिन हमने बात किया ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में सबसे पहले समाप्त होने वाला आर्टिकल। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल समाप्त होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है 20, 21, 22, 19। जल्दी से क्लियर करिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले समाप्त होता है। क्यों समाप्त होता है ये भी आपको पता, क्योंकि इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता होती है बेटा? बोलने की स्वतंत्रता, इसलिए ये सबसे पहले समाप्त हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले समाप्त कौन सा होता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 इसमें क्या है? समाप्त होता है। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा समाप्त नहीं होता है, और पर्टिकुलर इसमें ऑप्शन है आपके जीवन की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21। बिल्कुल याद रखिएगा, मच मोर अवेटेड क्वेश्चन। 21 संबंधित है किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ से। क्लियर रहेगा? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट्स? वेरी गुड वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। द आंध्र प्रदेश का आपको पता है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ियां दैट इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश। मणिपुर कहां से? मणिपुरी कहां से है? मणिपुर से। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम दैट इज एसोसिएटेड विथ केरला। अब आपको मालूम होना चाहिए मणिपुर कुचिपुड़ी का फेमस डांसर या कौन थे, क्या थे? मणिपुरी की फेमस डांसर थी पर्टिकुलर जावरी सिस्टर या जावरी सिस्टर या जावरी बहनें। ये किसकी हैं? मणिपुरी की। और दूसरे होते हैं विशाल जी, विशाल सिंह या विशाल श्रीवास्तव, इनका नाम यहाँ पे पर्टिकुलर याद होता है। भरतनाट्यम, कथक में बिरजू महाराज इनका नाम। तो आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा बना? कुचिपुड़ी। मृणालना साराबाई, ये सब इससे एसोसिएटेड हैं। क्लियर रहेगा? और मणिपुर से कौन फेमस डांसर कौन सी बन गई हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, द फेमस डांसर नेम इज जावरी सिस्टर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वेरी गुड, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन में
क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू जीडीपी क्रिएट्स। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से खालिस्तान तैयार होता है। दैट इज सिंबॉलिक फ्रेमवर्क, रियल स्ट्रक्चर, रियल जीडीपी, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अब मैं आपको बता दूं, जो जीडीपी होती है दो प्रकार की होती है बेटा। जीडीपी दो प्रकार की, एक होती है रियल जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी होती है आपकी। एक कौन सी बनती है आपकी? रियल जीडीपी होती है, वास्तविक जीडीपी थी। और दूसरा कौन सा होता है पर्टिकुलर आपके लिए? जिसे जो करंट प्राइस के आधार पर चलती हो। जो किस आधार पर चलती है? आपके करंट प्राइस पर। एक आपके बेस प्राइस पर चलती है। जो बेस प्राइस पर चलती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। रियल मतलब वास्तविक और दूसरा होता है नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी भी करंट रेट पे, करंट पे चलती है। रियल जीडीपी बेस ईयर पे चलती। बेस ईयर कौन सा लिया जाता है? 2011-12। करंट वर्तमान वाला चलेगा। तो आज की जो प्रत्यक्ष द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को क्या कहा जाता है? इसे जाना जाता है सिंबॉलिक फ्रेमवर्क, रियल स्ट्रक्चर, रियल जीडीपी या स्ट्रक्चरल ऑफ इकोनॉमी। किस नाम से जाना जाता है इसे? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, या इसे जानते हैं संरचनात्मक संरचना। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, या इसे संरचनात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा नहीं होता, इसे जानते हैं संरचनात्मक संरचना, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक व्यवस्था। और आपको भी पता है जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली दो प्रकार के। अगर बेस ईयर से जाएगा तो उसे काउंट किया जाता है रियल जीडीपी। अगर करंट प्राइस पे जा रहा है तो उसे नॉमिनल जीडीपी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना जाता है? नॉमिनल जीडीपी। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What was the name of the first flag bearer of India in the Olympic? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ऑप्शन इज द लाल सिंह बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद्र, जफर इकबाल। लाल सिंह बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद्र, जफर। ध्यानचंद ऑप्शन दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। मैं आपको बता देता हूं मॉडर्न ओलंपिक कब से हुए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉडर्न ओलंपिक कब से हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए या कब से पर्टिकुलर ये एथेंस ग्रीस में 1863 पहले पर्टिकुलर इनकी जो कहानी प्रारंभ हुई 1896 पे 1896 और भारत में 1920 में गए थे पर्टिकुलर सबसे पहली बार। मॉडर्न ओलंपिक कब से प्रारंभ है? 1896। ऑप्शन जल्दी से दे दीजिए, इसका क्लियर आंसर क्या होगा? जल्दी से क्लियर करिएगा। जल्दी से कमेंट करके जल्दी। तो ओलंपिक भारत के प्रथम ध्वजवाहक को नाम दिया जाए तो 1920 में पुरमा बनर्जी। क्या नाम था? पुरमा बनर्जी। ध्यानचंद्र कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। मॉडर्न ओलंपिक शुरू कब से हुए? 1896। कहां से चालू हुए? एथेंस। एथेंस कहां है? ग्रीस से पर्टिकुलर शुरू हुए। लेकिन पूछेगा करंट ओलंपिक कहां हुआ? अगर 2016 की बात की जाए तो 2016 का ओलंपिक कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो। कहां है ये? ब्राजील में। हर 4 साल में होते हैं, ये पता होगा। 2016 के बाद कब का? 2020। लेकिन कोविड के कारण 20 में हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 2020 कहां हुआ? जल्दी से। टोक्यो 2020 का कहां हुआ था? टोक्यो में। बिल्कुल याद रखिएगा 2020 टोक्यो। अगला अपकमिंग है टोक्यो जापान 2024। कहां है? पेरिस। पेरिस फ्रांस में। फिर इसके बाद 2028 ये होने वाला है लॉस एंजलिस यूएसए। क्लियर रहेगा? अब इसमें पूछ लेगा 2016 का ध्वजवाहक कौन था? तो 2016 का ध्वजवाहक आपके गोल्डन विनर थे
जो पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता था, क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। क्लियर। फिर इसके बाद पर्टिकुलर कहानी अलग अलग चली और सबके अलग अलग सिनेरियो रहे। इस बार के 2020 के जो पर्टिकुलर एशियन गेम्स में भी आपको याद रखना है कौन कौन ध्वजवाहक हुए। पहला ध्वजवाहक अब अगर आपसे पूछा जाए तो कौन बने थे? पुरमा बनर्जी। भारत के प्रथम ध्वजवाहक जो थे पुरमा बनर्जी इन द ईयर ऑफ 1920। कब बने थे? 1920 में। क्लियर है। 2020, 24 और 28 ये पूरा सिनेरियो। 31 का अगर पूछा जाए तो कहां हो रहा? ब्रिस्बेन में। ये पूरी चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ओलंपिक से एक क्वेश्चन आपके बनेगा और एक नोबेल प्राइज से। ये प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा त्रिपुरा इंडिया इन सितंबर 2022? 2022 का करंट अफेयर। निम्नलिखित में से सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा के रूप में निर्वाचित। ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसमें काफी ज्यादा बन जाए। अरुण सिंह, राधा मोहन, विप्लव कुमार देव और मरियम गेमनवा, तो इसमें आपका विप्लव कुमार होंगे। लेकिन अब आपका करंट यदि पूछा जाए तो आप याद रखेगा त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। त्रिपुरा की, वेरी गुड वेरी गुड, त्रिपुरा की अगरतला। कौन सी है? अगरतला, बिल्कुल याद रखिएगा। त्रिपुरा में अगरतला। और उस समय पे विप्लव कुमार देव। करंट अफेयर्स 2022 था ये उस जमाने पे। अब आपका 2023 पूछेगा। त्रिपुरा में पूछ लेगा कौन सा नेशनल पार्क है, किस लिए फेमस है। त्रिपुरा में आपका बनता है, याद रखिएगा, बाइशन नेशनल पार्क। कौन सा है? बाइशन नेशनल पार्क। बाइशन को कहते हैं जंगली भैंसा। किस नाम से जाना जाता है इसे? जंगली भैंसा राष्ट्रीय उद्यान, या इसे जानते हैं पर्टिकुलर त्रिपुरा में। याद रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार कमेंट करके। श्योर है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां तक चीजें याद रखिएगा। सितंबर 2022 में राज्यसभा। अब आपको याद रखना है राज्यसभा जो है कौन से आर्टिकल में है। राज्यसभा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 80 के तहत रखा गया है। फिर ये पूछेगा कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, और इनके मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, 6 साल होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में, एज ऑफ 17 अक्टूबर 2020 हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कौन है? सीताराम येचुरी, बिनाव श्रुंगला, इंद्रजीत गुप्ता, डी राजा। तो अगर आपसे पूछा जाए पार्टी का नाम सीपीआई, क्यों पूछा गया? क्योंकि आपको पता होगा कि 3 पार्टियों को हटा दिया गया है। 3 पार्टियां जो नेशनल पार्टी थी उनसे हटा दिया गया। उसमें कौन कौन सी पार्टी हैं? टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। सॉरी, एक सेकंड। पार्टी कौन कौन सी हैं बिल्कुल याद रखिएगा। टीएमसी तृणमूल, सीपीआई कम्युनिस्ट, इसको भी हटाया गया पर्टिकुलर। और तीसरी पार्टी आपकी बन गई कौन सी? टीएमसी, सीपीआई, और तीसरी बनी आपकी पर्टिकुलर एनसीपी। इन तीनों को नेशनलिज्म से हटाया गया और जो नई पार्टी जोड़ा गया 2022-23 में, उस पार्टी का नाम है आप और मैं, मतलब पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नाम से जाना गया। तो उस समय पे कौन थे? डी राजा। उस समय पे सीपीआई के प्रेसिडेंट कौन थे? जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? डी राजा। बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी पार्टियों को हटा दिया गया, किसको? इसको न्यूली, नया रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को राष्ट्रीय दर्जा से हटाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंटली 3 पार्टियों को हटा दिया गया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, श्वेन त्वांग, according to Sheng Tong, blank of Nalanda Buddhist monastery asked difficult question to new entrants which are very difficult to answer. श्वेन त्वांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खाली स्थान नए प्रवेशकों को कठिन प्रश्न। मतलब जब आप जाते थे वहां पर, बौद्ध नालंदा जब भी जाते थे, तो नालंदा जब जाते थे तो वहां पर कौन से लोग आपसे प्रश्न पूछते थे? जब आप एंट्रेंस एग्जाम आज डीयू जाते हैं तो होता है, पहले वहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। वो कौन से लोग थे जो क्वेश्चन पूछते थे और उनके उत्तर देने बहुत कठिन होते थे? गेट कीपर, ओल्डेस्ट मोंग, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, यंगेस्ट मोंग, द्वारपालक, सबसे पुराना भिक्षु, मठ के प्रमुख और सबसे छोटे भिक्षु। याद रखिएगा, आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो गेट कीपर जो होता है वही प्रश्न पूछता है, तभी एंट्री मिलती है। तो द्वारपाल।
नालंदा को बनवाया किसने था? कुमार गुप्त ने। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। बाद में पर्टिकुलर इसकी आग लगने की कहानी आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों में से, पुस्तकालयों में से एक स्थित था नालंदा में, बिल्कुल याद रखिएगा। और नालंदा के जो द्वारपाल होते हैं वही आपसे क्या करते थे? सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे। जो द्वारपाल थे वही सबसे ज्यादा क्या करते थे? टफेस्ट क्वेश्चन पूछते थे, और उसी की एंट्री के बिहाफ पर चलता था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 19 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बना पर्टिकुलर, कौन सा है? इन नोमैडिक हेरेडिटी herders move with their animal from one place to another place along fixing routes for blank and blank, shelter and folder, shelter and money, money and water, fodder and water। घुमांतु चरण चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान और खाली स्थान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। आश्रय और चारों के लिए, आश्रय और पैसों के लिए, पैसों और पानी के लिए, चारे और पानी के लिए। तो ये आपको क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के हमें कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ना। ये कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है और ये आपका बनेगा इकोलॉजी के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज। हिंदू नववर्ष भी आपको याद रखना है, कब से प्रारंभ हुआ, क्या क्या चीजें उस पर चली थी। जल्दी से। चारागाहों में जाते थे तो किसके लिए? पर्टिकुलर चरवाहे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते थे तो किसके लिए जाते थे? पर्टिकुलर घुमांतु पशु चरण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए? पैसे। क्या पर्टिकुलर पशु पैसा खाएगा? खा ही नहीं सकता है। तो फिर किसके लिए संबंधित होता? चारा तो चाहिए ही चाहिए। चारे के साथ में जो ग्रासेस होती हैं उसके साथ में जल चाहिए। क्या आश्रय और चारा, आश्रय और पैसा, पैसा और पानी नहीं। उनको आश्रय मिले या ना मिले, बस क्या मिल जाना चाहिए? चारा और पानी मिलना चाहिए, तब ये बनता है। क्लियर है? तो एसएससी जीडी का पहला शिफ्ट आज आपको कराया गया है। क्लियर? ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्लियर है? आज पूरे के पूरे क्वेश्चन की डेली क्लासेस ये आपको मिलती रहेंगी। क्लियर है? ठीक। थैंक यू सभी को।